नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई भी सुचारू रूप से चले। प्यारे बच्चों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे आरोह भाग 2 पुस्तक चैप्टर संख्या 6 में है और इनके द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसका नाम है उषा। यानी सूर्योदय से पहले जो लालिमा, जो सुंदरता दिखाई देती है, उस समय जो हर पल जो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, तो वह सब दिखाया गया है। तो पहले हम इस सेशन में जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म और मृत्यु कब हुई। तो ध्यान रखना, जनवरी 1911 देहरादून में इनका जन्म होता है और 1993 में इनका निधन हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तर प्रदेश, अब का है उत्तराखंड। यानी पहले तो देहरादून उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब वर्तमान समय कहाँ है, यूके में, यानी उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। और 1993 यानी दिल्ली में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो याद रखना, 13 जनवरी 1911 में देहरादून में इनका जन्म होता है और 1993 ईस्वी दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। अब देखो, ये इनकी बहुत सारी रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। देखो याद हो गई, कुछ कविताएं, कुछ और जोड़ देना बीच में। चुका भी नहीं हूं मैं, देखो नाम कितने अच्छे हैं। इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का, यानी कि उर्दू हिंदी कोश का संपदा। देखो नाम क्या है, देखो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल समय से क्या होड़ होगी भाई। इतने पास अपने, कोई पास आए तो अच्छा लगता है। चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी, बात कोई बोलती है क्या। तो और उर्दू हिंदी शब्दकोश का भी इन्होंने संपादन किया। इन्हें साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान मिल चुका है, ध्यान रखना है। साहित्य विशेषता देखो, हिंदी में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि क्या होता है, समझौता, यानी कि जोड़। यानी कि ये ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो हिंदी और उर्दू के शब्दों के मिक्स में ये कविता लिखते हैं अपनी। यानी कि दोनों भाषाओं को समझने वाले कवि माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो एक संधि स्थल पर खड़े दोआब मानने वाले कवि भी माने जाते हैं हिंदी और उर्दू के। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला, संगीत की ओर है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की ओर, तथा इंद्रियतर की ओर। इंद्रियतर क्या होता है, आंखों से दूर, ठीक है। तो एक और तो यह जो भाषा इनकी, यह जो संधि स्थल है साहित्य, चित्रकला, संगीत की ओर है। दूसरी ओर मूर्तता, दिखाई देता है, अमूर्तता जो दिखाई नहीं देता है, इंद्रिय जो आंखों के सामने, इंद्रियता जो आंखों से परे है, आंखों से बहुत दूर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने इस प्रकार से अपने कविता में शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें हम सब ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देने वाली होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, उन सब के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील, और विचार आपसे पूछ लिया जाए विचारों के स्तर पर प्रगतिशील कवि का नाम क्या है, शमशेर बहादुर सिंह। शिल्प के स्तर पर कैसे कवि हैं, प्रयोगधर्मी कवि। विचारों के स्तर पर तो प्रगतिशील, और शिल्प के स्तर पर जिसमें अलंकार, छंद आदि प्रयोग करते हैं, जिस कविता में उसे शिल्प काव्य कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रयोगधर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इनकी हम लोग बात करें शमशेर बहादुर सिंह की, इनकी एक वास्तविकता पहचान किस रूप में हुई, बिंबधर्मी के रूप में। बिंब क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इमेज और हिंदी में कहते हैं चित्र। यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि हमारे दिमाग में जल्दी से एक चित्र बन जाता है। तो ये बिंबधर्मी के कवि रूप में क्या हुए, प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों में रंग, रेखा, स्वर, कूंची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखते हैं। यानी कि एक चित्रकार होता है जो जैसे चित्र बना, जैसे कि मान लो मैं चित्र बना रहा हूँ, एक चित्रकार होता है, इस प्रकार चित्र बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, हाँ आपने देखा होगा, देखा है ना, ऐसे चित्र बना देते हैं। तो एक उनमें क्या है कि कूंची है, एक कलाकार है, एक साहित्य है। बताए ना, इनकी कविता एक और तो कैसी है, चित्रकला साहित्य की ओर झुकी हुई, दूसरी ओर मूर्तता की ओर, इंद्रियतर की ओर है। तो इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे हमें एक चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कलाकार की तरह। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत को जाना जाता है। ऐसे नहीं करता कि कलाओं के बीच की दूरी को ही पाटता है, यानी कि जो दो कलाओं के मध्य दूरी को ही अलग अलग नहीं करता है, वह यह भी करता है कि जिस प्रकार से जिन शब्दों का वह प्रयोग कर रहा है, तो हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। डायरेक्ट हम कहें कि कोई भी शब्द हो, जैसे कि मान लो कहा जाता है ना, संज्ञा क्या होता है, आप लोग कहते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब मान लो कोई भी चित्र है, मैंने कहा एक पंखा, दिमाग में चित्र बन गया ना। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इस कवि ने जो एक
कैसी कैसी भाषा का? उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का मिश्रण हमें इस कविता में दिखाई देता है। और यह जो उषा कविता है, यह सूर्योदय से होने से पहले, यानी सूर्य उदय नहीं हुआ है, उससे पहले प्रकृति में जो जो परिवर्तन होता है उन सभी परिवर्तनों के बारे में इन्होंने बताया है। कहाँ से लाई वो उषा, ऐसे ही सुंदरता कहाँ से लाई? तो कवि कहता है, क्या कहता है कि यह नीले आसमान के नीचे असंख्य तारों के मध्य जो है सुंदरता, उसी के मध्य लाई गई ही है। तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये पढ़ लें। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। यानी कि कैसे? देखो, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। कथन अलग है और उनका मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अवयवों और मुहावरों को दिया। ध्यान रखना, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके प्रभाव से? उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा विशेषण से अधिक बल किस पर दिया है? सर्वनामों, क्रियाओं और अवयवों पर दिया है और मुहावरों पर दिया है। ध्यान रखना, संज्ञा विशेषणों से अधिक सर्वनाम, क्रिया, अव्यय और विशेषण पर ज़्यादा बल दिया है। किसके कारण? उर्दू शायरी के प्रभाव के कारण। उन्होंने खुद को एक अच्छा शेर भी कहा है। एक अच्छा शेर क्या होता है? शायरियाँ, गज़ल आदि वगैरह। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, सर्जन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भरा हुआ होता है। क्या क्या होती है इन कविता में? देखो, प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, दुख भी होता है, संघर्ष भी होता है और सृजन होता है, निर्माण करना। यानी कि परिपूर्ण कविता है भाई। इन्होंने ऐसी ऐसी कविता लिखी जिसमें सब कुछ हमें दिखाई देता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करता है। जो पढ़ेगा उसे तो रस आएगा, मनोरंजन प्राप्त होगा ही, लेकिन जो सुनता है और जो देखता है नाटक के द्वारा तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा किसे कहते हैं? आनंद, खुशी, उसे ही मज़ा कहा जाता है भाई। हिंदी में कहें हम लोग रसास्वादन। कैसे? रसधन आस्वादन। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि रस प्राप्त होना। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ, मैंने कहा ना, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। डॉक्टर नंगेंद्र ने आधुनिक काल को बहुत सारे भागों में बांटा। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन काल, इस प्रकार से। तो प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ होता है 1943 से। शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान, कविता के नए उपकरण बने। यानी कि पहले जो उपकरण थे कविता लिखने के, उनमें और कुछ जोड़ दिया गया। बिंब, प्रतीक और उपमानों को जोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोगता कवियों ने किया है। यानी कि पुराने उपकरणों में नई नई चीज़ें प्रयुक्त करने का, जोड़ने का प्रयास भी यहाँ प्रयोगधर्मी कवियों ने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बनाए। यानी आस पड़ोस यानी जो भी आमने सामने देखते हैं, दाएं अगल बगल जो भी देखा है, उन सबको उन्होंने कविता का माध्यम बनाया है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन यानी प्रकृति में जो हर पल परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे भी अपनी कविताओं में लिखा है। अब देखिए कविता का सारांश। अब देखिए इस चित्र से, इस तस्वीर से आपको पता चल जाता है किसका चित्र है ये। देखो, सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय उदय होने से पहले का ये वातावरण है। सूर्योदय हो रहा है धीरे धीरे, नहीं अभी हुआ नहीं है। उससे पहले पीला पीला कलर कहीं बहुत नजर आता है ना, बहुत अच्छा, बहुत सौंदर्य होता है। तो उसका वर्णन यहाँ किया है, जिसका नाम है उषा। उषा कविता में सूर्योदय के ठीक पहले, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, यानी सूर्य उदय नहीं हुआ है, ठीक पहले, सूर्योदय होने से पहले का वातावरण के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यानी कि सूर्योदय उदय होने से पहले प्रकृति में हर पल जो परिवर्तन होता है उसे यहाँ दिखाया गया है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले कवि हैं जिसमें चित्र छप जाए दिमाग में, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। अद्भुत क्या होता है? आश्चर्यचकित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों का प्रयोग है। यह कविता भी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी कि प्रकृति की गति को, प्रकृति घूमती रहती है तो प्रकृति की गति को इन्होंने शब्दों के माध्यम से अपनी कविता में, शब्दों के माध्यम से
लिखने का प्रयास किया है। कवि भोर का आसमान मुखद्रष्टा ही नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। यानी कि आसमानी गति को और धरती गति को एक साथ जोड़ देना शब्दों के माध्यम से बहुत बड़ी बात है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गाँव के सुबह से जुड़ाता है, और वहाँ सील राख लिपा हुआ चौका है और सलेट की कालीमा का चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों की नन्ही याद। यानी कि आसमान को कभी स्लेट बताता है, कभी कोई चट्टान बताता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे बिंबों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि उन्होंने आसमानी गति और पृथ्वी गति को दोनों को बांधने की कोशिश की है अपने शब्दों में। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग, गति, भविष्य की उजास, यानी जहाँ रंग भी है, गति भी है और भविष्य भी दिखाई देता है, भविष्य का उजाला भी दिखाई देता है, उजास, उजाला, प्रकाश, और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती उषा। यानी कि जहाँ जहाँ अंधेरा होगा प्रकाश आएगा, तो प्रकाश अंधेरे को चीर करके फिर रोशनी उजाला करता है। वही बात यहाँ दर्शाई गई है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया है तो सेशन को लाइक किया होगा, शायद नहीं किया है तो देख लेना, समझ में आपको लगना चाहिए, आना चाहिए समझ में आ गया तो करना है। तो ओके प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।